जय राम जी की मालती बहन, पिंकी बिटिया के लिए लाखों में एक रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। आप तो बस मोतीचूर के लड्डू मंगवा लीजिए। ये तो आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई पंडित जी, पधारिए। पंडित जी जैसे मालती को पार्थ नाम के लड़के की तस्वीर दिखाते हैं तो वह उसे पसंद कर लेती है। लड़का तो बड़ा ही सुंदर है पंडित जी। घर खानदान में बड़ा ऊंचा है मालती बहन। इनकी 7 पुश्तें राजा महाराजा के वंशज थे। आज भी पुश्तों का मकान है, राज करेगी बिटिया। मगर एक मसला है, दरअसल लड़के की 50 बहनें हैं, तो 50 नंद से भरा पूरा ससुराल मिलेगा उसको। क्या कहा? 50 नंद पंडित जी? फिर तो मेरी ना है। ये सब मिलकर मेरी बेटी की मिट्टी पहाड़ कर देंगी। मगर मेरी तरफ से हाँ है पंडित जी। माँ लगता है तुमने गौर नहीं किया। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे रईस खानदानी है, तो जाहिर सी बात है 50 नंद वाले भरे ससुराल में दर्जनों नौकर चाकर होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है 50 ननद हो या 100, मैं तो जाके राज से रहूंगी। दरअसल पिंकी को ठाट बाट बड़ा ससुराल पाने की इच्छा थी, इसीलिए वो रिश्ता मंजूर कर देती है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में पार्थ और पिंकी की मंगनी होती है और धूमधाम से शादी करके पिंकी ससुराल रवाना हो जाती है। मेरे आलीशान ससुराल में मेरा कितना शानदार स्वागत होगा। नौकर चाकर फूल बरसाएंगे, बड़े बड़े कमरे होंगे और मेरी सास नजर उतराई में मुझको रानी हार नहीं तो हीरे या सोने का हार तो देंगी ही। हाय मेरे बड़े बड़े ख्वाब, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। क्या 50 ननद वाले ससुराल में पिंकी के ख्याली पुलाव पूरे होंगे? तो चलिए देखते हैं। जैसे ही पिंकी ससुराल पहुंचती है तो उसकी 50 कुछ मोटी तो कुछ पतली नंदे स्वागत में खड़ी थी। 10 नंद महक, चारू, खुशबू, कोमल, रेशमा, छाया, नैना, रुचि, काव्या, शीतल आगे खड़ी थी। तभी मोटी ननद रेशमा पतली कोमल को धक्का मारती है। ओए माँ, अरे ओ मोटी भैंस रेशमा, अपना ये 2.5 किलो का हाथ संभाल के रख, हड्डी पसली तोड़ दी मेरी। ज्यादा जल मत, मेरे सॉलिड बॉडी से समझी। 10 जनों की खुराक अकेले चढ़ जाती है, फिर भी सिकुड़ी हड्डल है। भाभी के आगे मेरी खिल्ली मत उड़ा, तुझको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी भाभी का स्वागत करने दो। फिर 50 ननद एक साथ फूल बरसाती हैं। आओ भाभी, आपका स्वागत है। जी आप सबका दिल से धन्यवाद। जैसे ही पिंकी गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है तो ससुराल का बिखरा हाल देखकर उसके सर से चिड़िया उड़ जाती है। हे भगवान, ये मेरा ससुराल तो उजड़ा चमन है। ऐसा लग रहा है किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का सीन चल रहा है। सासू माँ, ये टूटा फूटा सोफा और दीवारों में दरार क्यों है? पेंट भी उड़ा पड़ा है। कितने सालों से रंगाई पुताई नहीं हुई है। अरे बहू, पिछले साल ही पुताई करवाई थी और महंगा सोफा सेट डलवाया था। मगर वही बात है, बंदर के हाथ में नारियल। तेरी 50 नंद एक समान नहीं टिकने देती हैं। माँ, हम भी थक गए हैं, आराम कर लेते हैं। 50 ननद अपने कमरे का रास्ता नाप लेती हैं। पिंकी के हिस्से में बहुत छोटा कमरा आता है, जिससे वो बड़बड़ाने लगती है। मेरी नंद तो बड़ी चंट है, बड़ा कमरा सबने चुन लिया और मुझको इस माचिस के डिब्बे जितने छोटे कमरे में ठूस दिया। मेरे अरमानों का तो जनाजा निकल गया। पिंकी गुस्से में सो गई। सुबह होते 50 ननद उसके पास आती हैं। चारू खुशबू से जगाती हैं। अरे ओ हमारी इकलौती भाभी, उठ भी जाओ। चारू भाभी ऐसे नहीं उठेंगी, रजाई खींचते हैं। चलो 1 2 3। रजाई खींचते ही पिंकी खुंदक में उठ के बैठ जाती है। क्या बात है, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों टपक गई हो? भाभी, हम सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलकर नाश्ता बना दो। पर नाश्ता तो घर का बावर्ची बनाएगा ना। भाभी, कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो आप? हमारे घर में कोई बावर्ची नहीं है, खाना आपको बनाना है। ये सुनकर पिंकी को बुखार लग जाता। तभी नैना शीतल ऑर्डर फरमाती है। भाभी, हमें तीखा खाना ज्यादा पसंद है, तो मिर्ची कूट कूट कर डालना। बाकी बढ़िया सी कढ़ाई पनीर, पुलाव, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा सब कुछ बनाना। और भाभी, मीठे में कलाकंद और गुलाब जामुन, रसगुल्ले भी बनाना। समझ गई? जी ननद जी, आपका हुक्म। सर आंखों पर। हे भगवान, गई भैंस पानी में। आज तो शामत आ गई। एक बार वो पंडित मेरे हत्थे लग जाए। कहाँ फंसा दिया। 50 ननद के लिए खाना तैयार करते हुए पिंकी थक जाती है। तभी काव्या और छाया आती हैं। भाभी, और कितनी देर लगेगी? भूखे मारे हमारे पेट में खलबली मच रही है। जी बस खाना तैयार है, तुम दोनों परोसने में मदद करवा दो। भाभी, हमसे नहीं होगा, आप खुद परोसो, हम तो चले। काम चोर दोनों ननद 9 2 11 हो जाती हैं। ये सही झमेला है, बनाऊं भी मैं और इन 50 ननद को परोस के भी दो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
सबको खाना परोस कर देने में पिंकी को रसोई के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। खाने के बाद रेशमा खट्टी डकार मारती है। भाभी मेरा तो पेट भर गया, मैं तो चली। भाभी हमारा भी हो। खाने के बाद सब गंदगी मचा के चली जाती है। पिंकी गुस्से में लाल पीली होकर प्लेट समेटती है। हद है आलसपन की, महारानियों से ठूस कर अपनी प्लेट भी नहीं उठाई गई, धरती का बोझ कहीं की। इसी तरह पिंकी का 50 ननद वाले ससुराल में पूरा दिन काम में गुजर जाता है। उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। एक दिन खुशबू और महक गंदे कपड़े लाकर उसके पास पटक देती है। पिंकी भाभी, हम सबके कपड़े गंदे हो गए, इसे टाइम निकाल कर धो देना। मगर खुशबू, परसों ही तो मैंने इतने सारे गंदे कपड़े धोए थे, आज फिर इतने कपड़े इकट्ठे हो गए। भाभी आपके 50 ननद है तो कपड़े तो गंदे होंगे ही ना। देखो, मुझे टेढ़ा जवाब देने से अच्छा तुम लोग अपने कपड़े खुद भी तो धो सकती हो। मेरे पास भी 36 काम होते हैं। अभी खुशबू और महक पिंकी से बहसबाजी कर रही होती हैं। तभी सास भी उनके पक्ष में बोलती है। बहू, तुम्हारे रहते मेरी बेटी कपड़े धोएगी तो तुम किस लिए हो? वैसे भी नंद के नखरे उठाना भाभियों का धर्म होता है। सास का भेदभाव देखकर पिंकी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कपड़े समेट के धोने चली जाती है। तभी पार्थ उसके पास आता है। आइए प्यारे पति देव जी, आप ही की कमी कसर थी। आप भी 2-4 खरी खोटी सुना लो। बड़े घर की बहू बनकर जा रही हूँ तो ठाट बाट से रहूंगी, मगर इस 50 ननद वाले ससुराल में शादी करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ननद की फरमाइश को सराखों पर रखने के बाद भी इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। पिंकी के दिल में भरा दर्द उसकी आंखों से झरझर बरस रहा था, जिसके बाद पार्थ फैसला लेता है। उठो पिंकी और मेरे साथ चलो, तुम्हें ये नौकरानी वाले काम करने की जरूरत नहीं है, चलो। पार्थ पिंकी के साथ अपना सूटकेस लेके जाने लगता है। तभी शर्मिला और 50 ननद बाहर निकलती हैं। अरे पार्थ बेटा, ये सूटकेस और नई बहू को लेके कहाँ जा रहा है तू? माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं पिंकी को लेके अब से अलग रहूंगा। ये सुनते ही चारू आग में घी डालते हुए बोलती है। देख लो माँ, भाभी ने क्या जमकर कान भरे हैं भैया के। क्यों भाभी, अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? यही तो चाहती थी तुम। बस करो तुम सब लोग। माँ, आपने इन सबको ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी पत्नी सारा दिन अकेली इनकी खुशामद में लगी रहती है, मगर फिर भी इनके दिल में पिंकी के लिए खटास भरी हुई है। मेरी पत्नी तो कुछ करती ही नहीं है ना, तो अब तुम 50 ही घर को काम को संभाल लो। ये सुनकर 50 आलसी ननद को आफत आ जाती है। 50 आपस में खिचड़ी पकाती हैं। एक बार भाभी चली गई तो हम सबको कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा भाभी का हाथ बंटवाना होगा। अब तुम सब क्या खिचड़ी पका रही हो? अभी के अभी नई बहू से माफी मांगो। भाभी, हम 50 की तरफ से कान पकड़ के सॉरी, प्लीज घर छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए, अब हम आपकी पूरी हेल्प करवाएंगे। पक्का? हाँ भाभी, पक्का, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है पार्थ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी परिवार के बिना घर नहीं होता और मेरा इन सबके साथ दिल लग गया है। इनके साथ खट्टी मीठी नोक झोंक किए बिना मेरा दिन नहीं कटेगा। पिंकी की बात सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। अंत में 50 ननद सुधर जाती हैं और अब कुछ ननद झाड़ू पोछा करती, तो कोई बर्तन धोती, सब्जी काटती और कुछ खाना बनाने में मदद करती हैं, जिससे पिंकी 50 ननद वाले ससुराल में अब राजी खुशी से रहने लगती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, सब मेरी ही गलती है। दीपिका फूट फूट कर रो रही थी। जहां उसका पति और उसकी सास उसे दरवाजे पर से देखते हैं और उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। मेरी सास भी मुझसे मुंह फेर कर चली गई और मेरा पति भी। ये सब आज मेरे घमंड की वजह से हुआ है। आज अगर मेरे अंदर इतना घमंड न होता तो शायद ये सब ना होता, और ना ही मैं इन खेतों के बीच में इस झोपड़ी में रह रही होती। ये सब मेरी ही गलती है। दीपिका अपने आप को कोसते हुए ये सब बोलती रहती है। लेकिन यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर दीपिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो अपने आप को इस तरह कोस रही है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे भाभी, भाभी कहाँ हो तुम दोनों? अरे एक भी दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ चली गई हो तुम दोनों? दीपिका की आवाज सुनकर उसकी दोनों भाभी भागते हुए चली आती हैं। क्या हुआ ननन जी, आप इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों बुला रही थी हमें? सब कुछ ठीक तो है ना ननन जी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और घर में कुछ भी नहीं है। क्या आप लोगों को खाना भी बनाना नहीं होता? धूप आ रही थी तो हम लोग धूप में अनाज बना रहे थे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो रुको, हम अभी बना देते हैं। क्या खाना पसंद करोगी ननन जी? क्या ही बनाओगे? एक काम करो, मेरे लिए रायता, कड़ी चावल और अच्छी सी सलाद बना कर ले आओ। कैसी बात कर रही हो ननन जी, इतना सारा खाना हम इतनी जल्दी कैसे बना कर लाएंगे? कुछ हल्का बना देते हैं, जैसे खिचड़ी या दलिया। पागल वागल हो गई हो क्या आप दोनों?
आप मुझे खिचड़ी या दलिया खिलाओगे? ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना खिचड़ी या दलिया, मुझे तो कड़ी चावल ही खाने और कड़ी चावल ही बना कर लाना। दीपिका की बात सुनकर दोनों भाभी रसोई में आती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी इस ननद से। सच कहूँ तो ननद ने हमारा जीना हराम करके रखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर किस बात का घमंड है इनको, अपनी खूबसूरती का। अगर खूबसूरत है तो अपने लिए है, कौन सा हमारे लिए है। खूबसूरती का तो घमंड है ही, दूसरा घमंड तो ये है कि इकलौती ननद है, तभी इतनी बकवास सुननी पड़ रही है, वरना मैं इतना नहीं सुनती। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बस किसी तरह ननद जी की शादी हो जाए, मैं तो गंगा नहा कर आ जाऊंगी। अगले ही दिन ननद के लिए उसके भैया रिश्ता लेकर आते हैं। ये मेरी प्यारी बहन है, इसने बीए कंप्लीट किया हुआ है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब आप ये बताइए कि लड़का क्या करता है। मेरा प्यारा लड़का एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है, 15,000 रुपए महीने कमाता है। ये सुनते ही दीपिका हैरानी से कहती है, हे भगवान, ये क्या भैया, आप एक कंपनी में काम करने वाले लड़के को लेकर आए हो? इतने गरीब घर में मैं शादी करके नहीं जाऊंगी, मुझे अपने लेवल का लड़का चाहिए। ये क्या तमीज है लड़की के बोलने की? अरे गरीब क्या होता है, मेरा बेटा अच्छा कमाता है और अच्छा घर चलता है। अरे बस तुम जैसे गरीब ऐसी ही बातें कर सकते हो, मुझे नहीं करनी ये शादी। दीपिका की ऐसी बातें सुनकर सरस्वती अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद विशाल और विनोद दोनों अपनी बहन को समझाते हैं। बहन मेरी बात सुनो, इस तरह किसी से बात करने का तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। अरे किसी को तुम्हारी बात का कैसा बुरा लग सकता है, कभी कभी इसके बारे में भी सोचा करो। बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, और कितने अच्छे रिश्ते लेकर आए हम तुम्हारे लिए। मुझे ऐसे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितनी सुंदर हूँ, मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत अमीर घर का रिश्ता होना चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दीपिका हर बार लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसके जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। फिर एक दिन अचानक से एक रिश्ता घर आता है। हमारा खेतों में घर है और मैं खुद का काम करता हूँ। वरुण बहुत सुंदर और स्मार्ट लड़का था। जैसे ही दीपिका वरुण को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और मन में सोचती है, कितना सुंदर लड़का है, इतना हैंडसम। अगर इससे मेरी शादी हो गई तो मोहल्ले के लोग देखेंगे। मुझे सच कहूँ तो इसे देखते ही मैं इसके ऊपर फ्लैट हो गई। मेरी खूबसूरती तो इसके सामने फेल ही हो गई। ऊपर से खेतों में इसका घर है, यानी कि शायद ये बंगले की बात कर रहा है या फिर कोई रिसोर्ट हो सकता है। और तो और इसका खुद का बिजनेस है, खुद का काम करता है। इससे अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। कम से कम ये लड़का किसी की नौकरी तो नहीं करता। दीपिका तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें ये भी लड़का पसंद नहीं आया? हे भगवान, बस किसी भी तरह इस बार हमारी ननद शादी के लिए हाँ कर दे। भगवान, आज तक तो तुमने हमारी एक बार भी नहीं सुनी, लेकिन इस बार तो सुन लेना। हे भगवान, इस बार हमें निराश मत करना। तभी दीपिका कहती है, मुझे लड़का पसंद है भैया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही शीतल और दिव्या जोर से चिल्ला पड़ती हैं खुशी के मारे। ओए होए, मेरी ननद का रिश्ता हो गया, अब तो मेरी ननद अपने ससुराल चली जाएगी। ओहो, ये दिन आ ही गया। शीतल बहुत खुश थी और वहीं दिव्या की भी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं था। वो तो वैसे ही अपनी घमंडी ननद से इतनी परेशान थी कि किसी भी तरह उसकी शादी करके उसे वहां से विदा करना चाहती थी। अब जब दोनों भाभी मिलकर दीपिका की शादी करवा कर उसे उसके ससुराल विदा कर देते हैं, तब दीपिका जब अपने ससुराल आती है, यहाँ तो चारों तरफ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। आपका रिसोर्ट कहाँ पर है? मतलब आपका घर? हाँ, रिसोर्ट। मजाक कर रही हो क्या? देखो वहाँ वो झोपड़ी दिख रही है, बस वही है हमारा घर। चलो आओ, तुम्हें लेकर चलता हूँ। झोपड़ी को देखते ही दीपिका के पैर तले जमीन खिसक जाती है। जब वो अपनी ससुराल की झोपड़ी में आती है तो वो पसीने से पानी पानी होने लगती है। क्या तुम इस झोपड़ी में रहते हो? तुमने तो कहा था कि खेतों में मेरा घर है। मैंने तो सोचा था बहुत बड़ा बंगला या फिर कोई रिसोर्ट होगा। अरे हम जैसे गरीब लोग बड़े से रिसोर्ट या बंगले में कैसे रह सकते हैं? लेकिन तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुम खुद का काम करते हो, यानी कि बिजनेसमैन हो ना तुम। हे भगवान, कहाँ बिजनेसमैन और कहाँ मैं ठेला लगाने वाला। मैं तो सब्जी का ठेला लगाता हूँ। देखो तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है, मेरी बातों का तुम उल्टा ही मतलब ले गई हो। मैंने तो तुम्हें साफ साफ बताया था। ये सुनते ही दीपिका अपने सर पर हाथ मारती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने तो तुम्हें अमीर सोचकर तुमसे शादी कर ली, आज मेरे घमंड ने मुझे ही ठोकर मार दी। कुछ दिनों में दीपिका अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। कभी रात को जानवरों की आवाज आती तो कभी कीड़े मकोड़े झोपड़ी के अंदर आ जाते। एक दिन तो वो बर्तन धो रही होती है, उसके पैरों के पास केकड़ा आ जाता है।
बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यहाँ पर केकड़ा है, अगर उसने मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगी। तभी वहां वरुण आता है और केकड़े को पकड़कर फेंक देता है। चिंता मत करो, ये सब तो यहाँ आते जाते रहते हैं। वरुण की ये बात सुनकर दीपिका बहुत हैरान थी। आधी रात में जब वो जंगली जानवरों की आवाज सुनती तो वो जग जाती है। उसे गरीब ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शीतल और दिव्या एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते हुए कह रही होती हैं, अब जाकर हमारी ननद को सबक मिला होगा। इतने अच्छे रिश्ते ठुकराने के बाद जब वो गरीब झोपड़ी के ससुराल में गई है तो उनका घमंड तो चूर चूर हो गया होगा। मैं तो अभी भी यही सोच रही हूँ कि हमारी बेचारी ननद कैसे रह रही होगी अपने ससुराल में, वो भी खेतों के बीच में झोपड़ी के ससुराल में। इस तरह वो दोनों अपनी ही ननद के बारे में सोचकर हंस रही होती हैं। कुछ दिनों बाद जब दीपिका अपने मायके आती है तो वो अपने मायके के अच्छे खासे घर को देखकर मायूस हो जाती है। कितने अच्छे अच्छे दिन बिताए हैं मैंने अपने घर में, और आज मुझे पता नहीं कैसे कैसे दिन देखना पड़ रहा है। इसी के साथ मैंने अपनी दोनों भाभियों को भी बहुत परेशान किया। काश मैंने ऐसा किया नहीं होता तो सही रहता। अरे ननद जी, आप आ गई, आपको देखकर तो बहुत खुशी हुई। आप ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी के बाद पहली बार आई हो तो रुक कर ही जाना। हाँ हाँ, आप सभी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए ही आई हूँ। अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है और मेरे पति की नौकरी भी नहीं लग रही। इसी मजबूरी में मैं यहाँ पर आई हूँ। दीपिका अपने मायके आने के बाद अपनी दोनों भाभी के साथ बहुत अच्छे से रहती है। उसका ये नया बर्ताव देखकर दोनों भाभी हैरान होती हैं। लगता है हमारी ननद बिल्कुल सुधर गई है। हाँ, अब तो पहले की तरह घमंड भी नहीं दिखा रही। आखिर बात क्या है? जब कुछ दिन बाद दीपिका वापस अपनी ससुराल आ जाती है तो उसके आने के बाद दोनों भाभी उसके घर आती हैं। उसकी हालत देखकर दोनों भाभियों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने पतियों से कहकर अपनी ननद की मदद करवाती हैं। विनोद की कंपनी में वरुण को नौकरी दिलवा देती हैं और दोनों भाभी अपनी सेविंग से झोपड़ी के घर को पक्के मकान में बदलवाती हैं। अंत में दीपिका की जिंदगी धीरे धीरे सुधर जाती है और वो सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।